मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स पर। 12th फिजिक्स में पहला चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसके न्यूमेरिकल्स यानी आंकिक प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे थे। तो अभी तक के लेक्चर्स में हमने 26 न्यूमेरिकल पहले चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं। आज के इस लेक्चर में हम दो न्यूमेरिकल नंबर 27 और 28 को कवर करेंगे। और हाँ, मैं जो आपको न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ एक्टिव चित्रा प्रकाशन की बुक के हैं। एक्टिव चित्रा प्रकाशन की बुक के सारे न्यूमेरिकल्स चैप्टर बाय चैप्टर सीरियल से देखने के लिए आप हमारे चैनल कैप्चर फिजिक्स पर विजिट कर सकते हैं। तो हाँ, आज का जो न्यूमेरिकल्स 27 है वो कूलॉम्स लॉ और वेक्टर की हेल्प से उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने दो न्यूमेरिकल्स को लिया है। जैसा कि मैंने दोनों न्यूमेरिकल्स को बोर्ड पर आपके सामने लिख दिया है, देखिए इधर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 27 और वो है 28। क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। ये लिखा है भुजा स्मॉल ए वाले वर्ग के चारों शीर्षों ए, बी, सी व डी पर एक समान आवेश Q रखा गया है। बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ये वर्ग है और वर्ग के शीर्षों के नाम दिए ए बी सी डी। तो हमने देखो इसका डायग्राम बनाया है। ये कोई हमारा वर्ग है ए बी सी डी। वर्ग में 4 शीर्ष यानी 4 कोने होते हैं और बोला गया है कि इन सभी शीर्षों पर समान आवेश क्यों रखा गया है। तो हमने शीर्ष ए पर क्यू आवेश, बी पर भी क्यू आवेश, सी पर भी क्यू आवेश, डी पर भी क्यू आवेश, ये यानी सभी पर क्यू क्यू समान आवेश को रख दिया है। अब बोला ये गया है कि बिंदु डी हमने इधर माना ये वाला बिंदु डी पर जो क्यू आवेश रखा है इस पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो कितना। अब देखना, बिंदु डी पर जो आवेश Q रखा है इस Q आवेश पर ये वाला Q आवेश बल लगा रहा है इधर की ओर, इसको नाम दिया F1। हम जानते हैं समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब ये जो Q आवेश रखा है इस पर 3 दिशाओं से बल लगा है। ये वाला Q आवेश इस पर बल जो लगा रहा है वो इधर की ओर लगा रहा है, उसको नाम दिया F1। और ये जो Q आवेश रखा है वो इस Q आवेश पर बल लगा रहा है, उसको इधर लग रहा है, उसका नाम है F2। और ये जो तीसरा आवेश है Q, ये जो इस पर बल लगा रहा है उसका नाम है F3। देखें, और वर्ग की जो भुजा है वो हमें A दे रखी है। हम जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, तो ये भुजा भी A है, ये भुजा भी A है, ये भी A है, ये भी A है। और वर्ग का जो विकर्ण होता है जिसको हम डायगोनल कहते हैं, वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है भुजा √2। और वर्ग की भुजा हमने A मानी है, क्वेश्चन में हमें A दे रखी है। तो ये जो वर्ग का विकर्ण है, शीर्ष को मिलाती रेखा ये वाली शीर्ष से शीर्ष को मिला दे, ये विकर्ण है BD। तो BD विकर्ण का सूत्र होता है A√2, मतलब भुजा और √2, ये वर्ग के विकर्ण का सूत्र लगा। तो कुल मिला के अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये आवेश है Q, ये आवेश है Q, इसके बीच की दूरी क्या है A। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है A और इस आवेश पर जो बल लग रहा है F1 वो इधर की ओर लग रहा है। इस आवेश Q और Q आवेश के बीच की दूरी है A, यानी इस Q आवेश की वजह से इस पर जो बल लग रहा है वो इधर की ओर लग रहा है, इसका नाम है F। तीसरा, ये वर्ग का विकर्ण है। तो वर्ग के विकर्ण यानी इस आवेश से इस आवेश की जो दूरी है वो है A√2 और इसकी वजह से इस पर जो बल लग रहा है वो इधर की ओर लग रहा है, उसका नाम है F3। और एक चीज हम जानते हैं, वर्ग में जो दोनों भुजाएं जो होती है वो आपस में लंबवत होती है। इस तरह से सभी भुजाएं आपस में लंबवत होती है 90 90 90 90। तो अब देखिए जो वर्ग का विकर्ण है वो कोण को समद्विभाजित करता है। पूरा कोण 90 है तो ये 45, ये 45, अब ये 45 तो ये 45, शीर्ष हो गए, ये 45 तो ये 45। कुल मिला के ये जो कोण 90 अंश है तो पूरा 90 अंश है और 90 का आधा आधा तो ये 45 और ये 45। अब देखना हम इसमें थोड़ा काम करेंगे। इसमें वेक्टर का इस्तेमाल हो रहा है। वेक्टर का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है, अब प्रॉब्लम ये आ रही है, गौर करें, प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस Q आवेश पर 3 दिशाओं से बल लग रहा है। F2 इधर लग रहा है, F1 इधर लग रहा है, F3 इधर लग रहा है। अब इस केस में हम वेक्टर का सहारा लेते हैं। तो हमने क्या किया है, इस पर यहाँ पर एक रचना कर ली, इस तरह से एक लाइन को ड्रॉ कर दिया जो इसको और इसको बीच से समद्विभाजित कर दी, रेखा खींच ली। अब वेक्टर जब आप पढ़ेंगे, वेक्टर में आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तब भी वेक्टर में 2 घटक होते हैं। एक को हम कहते हैं क्षैतिज घटक और दूसरे को कहते हैं ऊर्ध्व घटक।
तो क्षैतिज घटक टूटता है कॉस में और ऊर्ध्व घटक टूटता है साइन में। क्षैतिज को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वो जाता है कॉस थीटा में, और ऊर्ध्वाधर घटक को या ऊर्ध्व घटक को हम कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, वो जाता है साइन थीटा। वो घटक यहाँ पर दिख रहे हैं हमें, यानी यहाँ जो बल है F2 और F1 ये अपने घटकों में टूट जाएगा। वो किस तरह से, इसके लिए आप थोड़ा इधर देखें। अब आप इस डायग्राम के ऊपर वाले हिस्से को देखें, इधर इधर देखें, ये कौन है 45, और एक लाइन यानी आप 3 लाइनों को देखें। एक मैं इसकी यूज का इस्तेमाल करता हूँ, देखें आप इसको देखें, मेरे पास में ये बुक लगा दे रहा हूँ, इससे ऊपर वाले हिस्से को देखिएगा, गौर से देखना। आप इस लाइन को देखें, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को। इस वाली लाइन को देखें तो ये है कोण मेरा 45 और ये है इसका परिणामी F2। तो कोण के साथ वाली जो घटक होता है वो होता है क्षैतिज घटक और वो टूटता है कॉस में। अब परिणामी हमारा F2 है और कोण है मेरा 45, तो ये हो जाएगा मेरी, ये लाइन हो जाएगी मेरी F2 cos 45। अब कोण से दूर वाला ये टूटता है साइन में, तो F2 को देखते हुए हो जाएगा F2 sin 45। कुछ नहीं, हमने क्या किया है, इस वाले परिणामी को यानी ये जो F2 परिणामी इसको 2 घटकों में तोड़ दिया। ये कोण थीटा है, तो ये वाली जो लाइन होगी ये वाली वो हो जाएगी मेरी F2 cos 45, और से देखना ये हो जाएगी F2 cos 45। थीटा यहाँ पर 45 है, परिणामी यहाँ पर F2 है। अब कोण के पास वाला ये हो गया इसका क्षैतिज घटक। अब कोण से दूर वाला ये वाला, कोण से दूर वाला ये वाला, ये इसका ऊर्ध्व घटक, ये टूटेगा साइन में। अब परिणामी इसका F2 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर F2, और थीटा यहाँ पर 45 है, तो ये टूटेगा साइन में, तो ये हो जाएगा F2 sin 45। और करें कुल मिला के, अब देखें इसको, ये आपका F2 cos 45 और ये F2 sin 45, और ये दोनों का है परिणामी, और ये कोण थीटा, तो ये जाता है कॉस में, तो F2 cos थीटा, थीटा 45 है, F2 sin थीटा। अब यही काम हमें नीचे करना है, गौर से देखना, यही काम मुझे नीचे करना है, गौर से देखें, इसको देखिए। अब आप इसको देखिए, इस वाली लाइन को, इसको और इसको, ये कौन है थीटा यानी 45 ये है, और इसका परिणामी है F1। तो कोण के पास वाला ये टूटेगा मेरा कॉस में, तो इसको देखते हुए ये है F1, तो ये हो जाएगा F1 cos 45, और कोण से दूर वाला ये इसका हो जाएगा ऊर्ध्व घटक, तो F1 को देखते हुए ये हो जाएगा मेरा F1 sin 45। देखिए इसके साथ ये कॉस में जाएगा और कोण से दूर वाला ये जाएगा साइन में। ये है इसका ऊर्ध्व घटक और ये इसका क्षैतिज घटक। डायग्राम कंप्लीट हो चुका आपका, देखें गौर से देखें। अब आप एक चीज देखिए, F1 और F2 आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? दोनों के जो आवेश है Q है, और दोनों आवेशों के बीच दूरी वो है A। तो इधर जो बल लग रहा है वो F2 है, यहाँ देखें, यहाँ भी आवेश Q है और यहाँ भी आवेश Q है, और इन दोनों के बीच दूरी क्या A, और इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो क्या है F1। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है F1 और F2 आपस में बराबर है। और हम जानते हैं अगर हमारे पास कोई वस्तु है उस पर हम बराबर एवं विपरीत दिशा में बल लगाते हैं तो परिणामी मेरा कैसा होता है, 0 होता है। अब यहाँ पर ये देखिए, F2 sin 45 इधर लग रहा है, F1 sin 45 इधर लग रहा है। देखिए F1 F2 आपस में बराबर है, और sin 45 का मान होता है 1/√2, यानी 1/√2। यानी ये जो वैल्यू है, ये जो यानी जो इसका ऊर्ध्व घटक है F1 sin 45 और F2 sin 45 ये बराबर है और विपरीत दिशा में। F1 sin 45 इधर लग रहा है, F2 sin 45 इधर लग रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, ये F2 sin 45 और F1 sin 45 एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, मतलब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और परिणामी क्या हो जाएगा मेरा 0। तो परिणामी हमें कहां से प्राप्त होगा? परिणामी आप देख रहे हैं, एक ये और एक ये और एक ये, यानी F3 और F1 cos 45 और F2 cos 45, इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे, और जोड़ क्यों देंगे, देखिए यहाँ पर F3 की दिशा भी इधर है और F1 cos 45 की दिशा भी इधर है और F2 cos 45 की दिशा भी इधर है। जब एक जैसे सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो उनका परिणामी हम जोड़ के निकालते हैं, ऐड करके। फिलहाल यहाँ पर देखिए, अगर हमें कोई परिणामी बल चाहिए तो हम F3 प्लस F1 cos 45 प्लस F2 cos 45 इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने से मुझे क्या होगा, बिंदु डी पर जो हमारा आवेश Q रखा है इस पर कितना परिणामी बल लग रहा है वो हमें मिल जाएगा। डायग्राम हमने आपको पूरी तरह से समझा दिया है।
अब हम इसको यहाँ पर मेंशन करेंगे, जो F1 sin 45 और F2 sin 45 ये दोनों घटक हैं जो बल के, वो आपस में बराबर है और विपरीत दिशा में, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। देखें यहाँ पर, यहाँ से सॉल्व करें इसको, चूंकि बल के घटक, वो भी ऊर्ध्व घटक हैं, बल के घटक F1 sin 45 एवं F2 sin 45 आपस में समान एवं विपरीत दिशा में, समान एवं विपरीत दिशा में है, इसलिए वे एक दूसरे को निरस्त यानी कैंसिल कर देंगे। यानी ये दोनों कैंसिल हो गए। तो परिणामी बल चाहिए डी पर, तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे। तब डी बिंदु पर रखे आवेश, डी पर भी आवेश वही रहता है, रखे आवेश स्मॉल क्यू पर लगने वाला परिणामी बल, अगर हमें चाहिए F, उसको नाम दिया इक्वल टू, तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे। F3 और से देखें, F3 प्लस ये F1 cos 45, F1 cos 45 और प्लस ये वाला भी F2 cos 45। देखिए इधर, अब इन सबका मान निकालेंगे, तो F इक्वल टू F3। अब F3 क्या है इसको देखें। F3 है ये जो आवेश D पर रखा है Q और B पर जो आवेश रखा है Q, इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है उसका नाम क्या है, F3। यहाँ पर आवेश है Q, यहाँ पर भी आवेश है Q और बीच की दूरी है a√2। हम जानते हैं दो आवेश और आवेशों के बीच की अगर हमें दूरी पता है तो उनके बीच में जो हम बल निकालते हैं वो निकालते हैं कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम होता है कि Q1 Q2 अपॉन r²। यानी हम कूलाम का नियम लगा देंगे, यहाँ पर Q1 का भी मान Q है, Q2 की भी मान Q है, तो Q क्या हो जाएगा, Q² और बीच की दूरी है a√2, हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो F3 निकालने के लिए हम कूलाम का नियम लगाएं, यहाँ पर Q1 Q है, Q2 भी Q है, तो Q क्या हो जाएगा यहाँ पर Q² अपॉन r²। r है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, वो कितनी है a√2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a√2 का स्क्वायर। एक कूलाम का नियम लगा दिया Q1 Q2 अपॉन r² प्लस, तो ये प्लस F1। अब F1 क्या है, F1 है ये जो है A और D पर जो आवेश Q रखे हैं, इनके बीच की दूरी है A, इनके बीच जो बल लग रहा है वो है F1। तो यहाँ देखें आवेश यहाँ पर Q1 का मान Q है और Q2 का भी मान क्या है Q, और बीच की दूरी क्या है A। तो यहाँ भी F1 का मान निकालने के लिए हम लोग कूलाम का नियम लगा देंगे कि Q हो जाएगा Q² और बीच की दूरी है A, तो यहाँ पर हो जाएगा ये A²। तो हो जाएगा यहाँ पर Q बन जाएगा Q² अपॉन इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है A, तो यहाँ पर हो जाएगा A² और इंटू यहाँ पर cos 45 और लिखा हुआ है, cos 45 का वैल्यू लगाएंगे हम 1/√2 प्लस। अब देखिए F2 cos 45, अब F2 क्या है, F2 देखो ये है, F2 है बिंदु C पर जो आवेश रखा है Q और बिंदु D पर जो आवेश रखा है Q, इन दोनों आवेशों के बीच दूरी है A, इनके बीच जो बल लग रहा है उसका नाम है F2। तो यहाँ भी देखो सेम कूलाम का नियम लगा देंगे कि Q हो जाएगा Q² और बीच की दूरी है A, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लगा दिया कूलाम का नियम कि Q² अपॉन A² इंटू यहाँ भी cos 45 है, तो cos 45 का मान होता है 1/√2। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो A का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। इसको देखो थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो F इक्वल टू ये बचेगा कि Q² अपॉन A का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा A² हो जाएगा और √2 का स्क्वायर ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 रह जाएगा ओनली, और प्लस यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है कि Q² अपॉन
ए स्क्वायर और इंटू 1/√2 और प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इंटू 1/√2। आप देखिए यहाँ पर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन है, हम इसको कॉमन कर देंगे और से देखेंगे तो एफ इक्वल टू कॉमन कर दिया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जब कॉमन कर देंगे तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो देखो ऊपर बचा है 1 और नीचे बचा है 2 और प्लस देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इतना कॉमन चला गया, यहाँ पर ये बचा 1/√2 और प्लस यहाँ पर भी ये कॉमन चला गया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ भी बचा 1/√2। देखो हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो एफ इक्वल टू के की हम वैल्यू जानते हैं, के गुलाम नियतांक है और गुलाम नियतांक का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये गुलाम नियतांक का मान है, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये क्यू लिखा है तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ब्रैकेट में देखो ये है मेरा 1/2 और प्लस देखो 1/√2 प्लस 1/√2, इसको हम लिख सकते हैं 2/√2। जैसे x प्लस x 2x होता है उसी आधार पर 2 इंटू 1/√2 तो 2 इंटू 1/√2 यानी 2/√2 हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, √2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर √2 से भाग देंगे 2 में तो यहाँ पर √2 रह जाएगा आंसर में। तो बस आंसर है आपका फाइनल जो आपका आंसर दिया आंसर शीट में, तो f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट और ये है आपका क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट में ये है आपका 1/2 प्लस देखिए यहाँ पर √2 से जब 2 में भाग देंगे तो यहाँ पर ओनली √2 रह जाएगा अंश में √2। और ये बल है तो जो बल का मात्रक है वो होगा आपका न्यूटन। बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। अब हम इसकी दिशा भी बता सकते हैं तो देखिए जो परिणामी बल की दिशा होगी, अब F3 भी इधर है, F1 cos 45 भी इधर है और F2 cos 45 भी इधर है, तो परिणामी बल की दिशा भी इसी दिशा में होगी, वो भी किस दिशा में, BD दिशा में। तो हम इसकी दिशा लिख सकते हैं BD की ओर जो परिणामी बल लगेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जो 27 क्वेश्चन है 27 वाला ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर देखें 28, ये लिखा है एक समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष A पर प्लस 0.100 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश रखा है। B तथा C के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो उसकी सारी भुजाएं 10 सेंटीमीटर होंगी। देखें क्या पूछा है, तीव्रता पूछी है। तो देखिए ये कोई समबाहु त्रिभुज ABC है, इसकी सारी भुजाएं 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। भुजा BC का हमने मध्य बिंदु O मान लिया। अब आप इधर देखिए पूरी भुजा BC 10 सेंटीमीटर है तो O इसका मध्य बिंदु है, तो ये कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ये भी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और पूरी भुजा हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान है यानी AB भी 10 होगी, BC भी 10 होगी और AC भी 10 होगी। फिलहाल हमने कहा जो बिंदु A है उस पर आवेश रखा है 0.100 माइक्रोकूलम। इस आवेश से इसके मध्य बिंदु पर यानी यहाँ से यहाँ तक इस दूरी को अगर हम निकाल लें तो हम सूत्र लगा सकते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका सूत्र होता है E = KQ/R²। इस सूत्र की सहायता से हम इसको करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या दिया है, आवेश दिया हुआ है तो हम इसको पहले लिखेंगे। आवेश दिया है और आवेश को हम लोग Q मानते हैं। Q की वैल्यू हमें दे रखी है, आवेश ये है प्लस 0.100 और ये माइक्रोकूलम में दिया है। माइक्रो के लिए हम लोग म्यू बना देते हैं कूलम। देखिए यहाँ पर जो माइक्रो है वो हमारा प्रीफिक्स है जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्वलग्न, और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो पहले हम इसको हटाएंगे, यानी यहाँ से हमारा आवेश Q = हो जाएगा 0.100। इस माइक्रो का मतलब होता है इंटू 10⁻⁻⁶, ये हो गया कूलम में। हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर रहे हैं, इस दशमलव को हम 1 के उधर ले जा रहे हैं। जब भी दशमलव को हम दाईं ओर ले जाते हैं तो जितने अंक हम उधर जाते हैं उतना ही 10 की पावर में हम घटा देते हैं।
तो यहाँ से आवेश का मान हम ले सकते हैं 1.00 इंटू 10 टू पावर -6 में से जब आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका -7 और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो देखिए हमारा जो आवेश दिया था माइक्रो में दिया था, हमने इसको माइक्रो में हटा दिया, माइक्रो में नहीं लगा सकते आप वैल्यू को। और क्या पूछा है कि इस बिंदु आवेश से r दूरी पर, यानी इस दूरी पर हमें तीव्रता चाहिए। तो पहले हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। तो इस दूरी को ज्ञात करने के लिए हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है इधर, ये 90 से 90 के सामने ये भुजा हो जाएगी कर्ण, और अगर ये कोण है तो ये भुजा हो जाएगी लंब, और ये है आधार। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्धन आधार का वर्ग। तो ये लंब का वर्ग ये चाहिए तो हम क्या करेंगे, कर्ण के वर्ग में से इस आधार के वर्ग को घटा देंगे। सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। यानी हमें AO जिसको हमने R मान लिया है, इस R की वैल्यू को मुझे चाहिए फिलहाल E निकालने के लिए। तो हम त्रिभुज ABO की बात कर रहे हैं। त्रिभुज ABO में हमें डायरेक्ट हम इसको निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। यानी जो आपका लंब है, लंब का वर्ग इज इक्वल टू हो जाएगा कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारा है 10, तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, आधार है 5, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग। देखें ये कितना आएगा, 10 का वर्ग होता है मेरा 100 और माइनस 5 का वर्ग होता है 25। 100 में तो जब 100 में से जब 25 को हटाओगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा मेरा 75। और ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो ये जो मान आएगा वो मेरा किसमें आएगा, सेंटीमीटर में। लेकिन ये जो वैल्यू निकली है वो AO स्क्वायर की निकली है। वर्ग जब हम अगर भेजेंगे तो हमारा बन जाएगा वर्गमूल, यानी AO इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा √75 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा √75। जब भी हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो गुणा कर देते हैं डायरेक्ट 10 की घात -2 से, मतलब भाग दे दिया है और ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। अब आप देखिए जो हमारा AO है यही काम करेगा मेरा R का, मतलब इस बिंदु आवेश से बिंदु की जो दूरी है उसका काम करेगा। अब किसी बिंदु आवेश का तीव्रता का सूत्र होता है E = kq/r²। ध्यान दें कि यहाँ पर कूलम नियतांक है और Q वो आवेश है जिसकी बिंदु आवेश की हम बात कर रहे हैं, और R है वो दूरी जहाँ पर आप तीव्रता को निकाल रहे हैं। तो कूलम नियतांक का मान फिक्स है, ये कांस्टेंट है, इसका मान होता है 9 × 10⁹ हम लगाते आ रहे हैं काफी देर से। Q है आवेश, इसकी वैल्यू ये देखो, ये 1.00 लिखा है तो दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, इसको हम छोड़ सकते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर हमने 1 डायरेक्ट लिख दिया, 1 × 10⁻⁻⁷r²। अब ध्यान दें R की वैल्यू मेरी ये है √75 × 10⁻²। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, √75 × 10⁻² और इसका पूरे का स्क्वायर। तो देखिए क्या करेंगे, ऊपर देखें अगर 9 का 1 से मल्टीप्लाई, 9 × 9 इंटू 10⁻9 में से 7 को घटाओगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 2। देखिए 9 10 की घात 9 प्लस का है, 7 माइनस का है, तो 9 में से 7 घटाया 2। अब देखिए हर में देखें यहाँ इसका दोनों पे आएगा, तब जब 75 पे आएगा तो वर्ग से वर्ग कट जाएगा, यानी यहाँ रह जाएगा ओनली 75 और इंटू घात के ऊपर घात हो तो बड़ा हो जाता है, 2 दूनी 4, यानी यहाँ हो जाएगा 10 की घात -4। ध्यान दें अब हम इसको काट देंगे 3 से, 3 × 9 और ये होता है 25 × 75। तो ध्यान दें इधर ये हो जाएगा 3/25 -4 को ऊपर ले आएंगे, जब -4 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, वो 4 से जुड़ जाएगी घात, 4 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, तो यहाँ हो जाएगा 10 की घात 6। अब इसको देखो बस आंसर आ गया। तीव्रता E = यहाँ लिखा है 3/25 गुणा, देखिए यहाँ पर 10 की घात 6 है, हमने क्या किया 2 जीरो को दे दिए, मतलब यहाँ पर हमने बना लिया 300। 10 की घात 6 थे मेरे पास, या 10 की घात 6 है तो हमने 2 जीरो से दे दिए, तो यानी यहाँ पर घात रह गई होगी अब 10 की घात 4। अब 25 से 300 हम काट सकते हैं और कितने बार जाएगा देखिए इधर ये कट जाएगा पूरा पूरा, 25 दूनी 50 ज्यादा होते हैं तो 25 सेकंड 25 और 25 ये कितने बचे यहाँ पर 5 बचे, 50 हो गया, 25 दूनी 50, यानी ये 12 बार कट जाएगा 300 पूरी बार। तो E = आ जाएगा मेरा 12 गुणा 10 की घात 4। चाहे तो आंसर इतना छोड़ सकते हैं लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, दशमलव होना चाहिए, तो दशमलव लास्ट में होता है। तो इस दशमलव को जब हम यहाँ लाएंगे तो जब भी दशमलव को हम बाईं ओर लाते हैं तो जितने की तरह आते हैं उतनी घात को हम
10 की घात में जोड़ देते हैं। तो हम एक अंक इधर आए हैं तो 10 की घात 4 में जोड़ देंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 टू पावर 5। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ आज की ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपको बखूबी समझ में आए होंगे।